हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस कुछ वीडियोज आप देख रहे हो और उसमें आपने यह काफ़ी हद तक क्लियर किया होगा कि हम लगभग 17 से 18 इसके वीडियो बनाए जा चुके हैं वेतन से संबंधित, जो कि आरएसआर का एक चैप्टर है। तो यह वेतन की हम दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं। तो इस सैलरी जो कि हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है, तो इसमें हम और आगे कुछ दृष्टांत तथा कुछ नियम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आपके लिए लाभप्रद हो तो, और मोटिवेशनल हमारा बना रहे इसके लिए लाइक भी करें। तो बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो नियम है 26A(2) फर्स्ट, तो हमने पीछे क्या पढ़ा था दोस्तों? 26A(1) और इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये कुछ हमने बातें समझी थी। तो इसको समझने से पहले कुछ थोड़े दृष्टांत और समझ लेते हैं। क्या क्या है कि एक आयुर्वेदिक विभाग है, उसमें उप निदेशक जिसका रनिंग पे बैंड 15,600 से 39,100 है और मासिक वेतन 28,280 है। ग्रेड पे इसकी 6600 है और 1/6/2009 के निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के पद पर नियमित रूप से यह पदोन्नत किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों रनिंग पे बैंड जो 15,600 से 39,100 है पदोन्नत करने पर, और ग्रेड पे 7600 रुपये मासिक है। तो ऐसे प्रकरण में क्या होगा? 28,280 जो मासिक वेतन है उसकी जो ग्रेड पे है यानी 6600 रुपये, और उसका हम दोस्तों 3% ले लेते हैं, अर्थात 1,050 रुपये बनता है। और उसके रनिंग पे बैंड में जोड़ने पर यह 29,330 रुपये हो जाएगा। तो यह 3% के रूप में दोस्तों जोड़ा जाता है। तो जो मासिक वेतन है वो उसमें जो ग्रेड पे है वो 7600 है और मासिक ग्रेड पे 1/6/2009 से निर्देशक द्वारा स्वीकृत की जाएगी। और फिर उसके बाद में जो भी आगामी वेतन वृद्धि है वो जुलाई में आपके लग जाती है। तो 29,330 रुपये मासिक वेतन उसका बन जाएगा और 7600 ग्रेड पे हो जाएगी। तो यहाँ यह बार बार स्पष्ट किया जा चुका है कि रनिंग पे बैंड में 3% के आधार पर नियत वेतन वृद्धि की राशि जोड़ने पर जो वेतन बनता है वह उसी रनिंग पे बैंड में तथा उच्च बैंड में किसी स्टेज के समान नहीं बनता है। ठीक है, अलग ही रहेगा। तहसीलदार के रूप में 13,650 प्राप्त वेतन है कि स्टेज नहीं होने पर 13,820 की स्टेज है, तो इससे पूर्व 13,490 की स्टेज है। तो इसमें होगा क्या कि 3% जोड़ लिया
और रनिंग पे बैंड में उच्च बैंड के किसी स्टेज में यह समान वेतन नहीं बनता है, पे बैंड में तथा उच्च वेतन। तो वेतन राशि जोड़ने पर जो वेतन बनता है वो हम नियत रूप से मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार आबकारी विभाग में भी रनिंग पे बैंड 15,600 से 39,100 है। इसमें भी 16,420 रुपये की स्टेज है। अतः स्पष्ट है कि वेतन वृद्धि की राशि की फलावत के बाद बनाए जाने वाले वेतन को रनिंग पे बैंड के किसी स्टेज पर नियत करना या होना यह आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि रनिंग पे बैंड में न्यूनतम और अधिकतम वेतन ही है, स्टेजेस नहीं रखे गए हैं। तो अधिकतम न्यूनतम पर रखना कोई ज़रूरी नहीं है, जितनी है उतनी ही हम मान लेंगे। एक और उदाहरण के द्वारा दोस्तों हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आरएएस में चयनित वेतनमान स्केल अर्थात रनिंग पे बैंड 15,600 से 39,100 है। उसमें 30,690 रुपये वेतन तथा 7600 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे अधिकारी की उसी सेवा में सुपर टाइम स्केल रनिंग पे बैंड 37,400 67,000 में पदोन्नति हो जाती है। तो 13/11/2008 को उच्च पद पर ज्वाइन करता है। उच्च पद पर उसकी मासिक ग्रेड पे 8700 रुपये स्वीकृत है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, 30,690 और 7600 ग्रेड पे दोनों को ऐड करके उसका 3% बना लेंगे। सुपर टाइम स्केल से न्यूनतम से कम ही वेतन रहता है और 37,400 अर्थात उच्च पद का न्यूनतम और उच्च पद के स्वीकृत 87,000 मासिक ग्रेड पे पर फिक्स कर दिया जाएगा। फलस्वरूप अधिकारी को क्या कर देंगे हम, जो 37,400 है जो उच्च पद का न्यूनतम है उस पर 8700 मासिक ग्रेड पे पर फिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से यह हम देख रहे हैं कि सुपर टाइम स्केल के जो भी वेतन है उससे कम रह जाता है तो जो भी नेक्स्ट उच्चतम की न्यूनतम है उस पर फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह से कई दृष्टांतों को हमने समझा है। नेक्स्ट दोस्तों जो नियम है वह है 26A 2 सेकंड सेवा नियम 31 है के प्रावधानों में रहते हुए जब कोई भी कर्मचारी का वेतन और उपरोक्त 26A सेकंड के अनुसार स्थिर हो जाता है तो उसे आगामी वेतन वृद्धि उसी दिनांक से स्वीकृत की जाएगी जिसको वह निम्न वेतनमान वाले पद पर ही बना रहता तो प्राप्त करता। किंतु जहां पदोन्नति पर एक सरकारी कर्मचारी का वेतन उच्च वेतनमान के न्यूनतम पर स्थिर किया जाता है तो ऐसे स्थिरीकरण में 2 से अधिक वेतन वृद्धियों का लाभ हो तो उसे पदोन्नति के बाद आगामी वेतन वृद्धि सेवा नियम के अनुसार एक पूर्ण वर्ष के बाद ही स्वीकृत की जाएगी। 2 से अधिक वेतन वृद्धियों के लाभ की गणना में कर्मचारियों द्वारा निम्न वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से आगे के वेतन वृद्धि की दर तथा उच्च वेतनमान में न्यूनतम से आगे की दर को सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो दोस्तों बात ये है कि वेतन वृद्धि तो हो गई लेकिन वो 2 से अधिक वेतन वृद्धि हो जाए तब उसमें क्या होगा। यदि एक वेतन वृद्धि है तब उसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 हो तब ये नियम सेकंड है और उसका हमने यह फर्स्ट पार्ट
यहाँ देखा है। तो दोस्तों ये जो आपके नियम है 26A है ना, नियम क्या है 26A सेकंड फर्स्ट, तो इसको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। और यह 2 से अधिक वेतन वृद्धि का मामला है। इसमें यह दृष्टांत 1, 2, 3, 4 इन 4 दृष्टांतों के द्वारा समझते हैं। और फिर उसके बाद में 26A सेकंड दूसरा और इसका सेकंड पार्ट, इसमें दोस्तों एक अलग कंडीशन मिलेगी। और इसमें भी हम टिप्पणी संख्या 2 और 3 इनको हम समझते हैं। और फिर ये दोस्तों जो 26A का जो लाभ है अंत में, वो किनको देय नहीं होगा, ये हम अंत में समझने का प्रयास करेंगे। हाँ तो दोस्तों कुछ दृष्टांत के द्वारा इनको हम समझते हैं। 26A सेकंड और उसका फर्स्ट पार्ट क्या है देखें। राजस्थान सेवा नियम 26A फर्स्ट के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार उप अभियंता को 94 में सहायक अभियंता जल प्रदाय पदोन्नति मिल गई, बहुत अच्छी बात है। और अधिकारी को उप अभियंता के पद पर वार्षिक जो वेतन वृद्धि है वो 17,694 की है। अतः उप नियम 26A फर्स्ट के अनुसार इस प्रकरण में सहायक अभियंता पद पर वेतन वृद्धि की तारीख वही होगी जो 17,694 में उसे 2,425 रुपये मासिक वेतन की बजाय 2,500 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये यहाँ लिया गया है कि इस जो जल प्रदाय विभाग है इस पर पदोन्नति मिल गई है, तो वेतन वृद्धि की जो तारीख है वो 17/6/94 है। तो उपनियम 26(1) के अनुसार यह मिल जाएगा, यानी 2,425 की बजाय 2,500 रुपये मिल जाएंगे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी वेतनमान 2,200, 2,800, 2,650 रुपये, इन्हें अपने ही संवर्ग नियमित पंक्ति वरिष्ठ वेतनमान 3,000 से 28,494 की पदोन्नति दिया जाता है। तो उसकी निम्न वेतनमान वार्षिक वृद्धि जो है वो 7,694 है। वेतन वृद्धि उसकी दोस्तों वार्षिक वेतन वृद्धि जो है उसकी तारीख है 7/6/94 और 28/4/94 को उसको पदोन्नत कर दिया जाता है। तो इस प्रकरण में क्या होगा, यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि की जो तारीख है वो निम्न वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि की जो तारीख है वो 7/6 है, लेकिन लगभग कुछ दिन पहले ही वह पदोन्नत हो जाता है, लगभग 1 से सवा महीने, 2 महीने पूरे नहीं। तो इस प्रकरण में अधिकारी को उच्च वेतनमान के न्यूनतम यानी 3,000 रुपये पर स्वीकृत किया जाएगा। कारण कि नियम 26(1) के वेतन स्थिरीकरण पर उसे परिकलित वेतन 2,650 प्लस जो 75 रुपये है 2,725 रुपये मासिक एवं उच्च वेतनमान पर न्यूनतम देय होगा। तो यह 3,000 रुपये स्थिरीकरण के कारण इन्हें 2 से अधिक वेतन वृद्धियों की धनराशियों का से अधिक का लाभ हो जाता है। फलस्वरूप नियम 31 के अनुसार आगामी वेतन वृद्धि कब होगी, 28/4/95 को होगी।
ठीक है। अब वेतन वृद्धि जो है दोस्तों इसकी होगी वह 7/6/94 को होनी है, लेकिन प्रमोशन इनका पहले ही हो गया। देखो ये समझने का प्रयास करें, 7/6/94 को वेतन वृद्धि होगी लेकिन प्रमोशन 28/4 को ही हो गया। तो फिर इसमें यह दो वेतन वृद्धि लग गई, क्योंकि एक वेतन वृद्धि तो दोस्तों ये वाली है और एक वेतन वृद्धि ये वाली है, पदोन्नत वाली भी वेतन वृद्धि है। तो इसलिए हम इसमें करते क्या हैं कि जिसमें अधिकतम फ़ायदा हो रहा है, यानी उच्चतम वेतनमान के न्यूनतम, फिलहाल इनका बनता है 2725, लेकिन उच्चतम का न्यूनतम बनता है वो 3000 बनता है और वहाँ इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो आगामी वेतन वृद्धि की तारीख फिर 1 साल बाद कब होगी? 28/4/95 को होती है। तो इस तरह से दोस्तों यह आपको दृष्टांत समझ में आए होंगे। नेक्स्ट दृष्टांत और ये जो आपके 26A 2 सेकंड वाला जो नियम है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है और ये अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।